नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सदन कोल आपके अपने YouTube चैनल द कोल ट्रैप में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम इस द कोल ट्रैप चैनल के माध्यम से हम कोल आदिवासियों की जो स्वशासन व्यवस्था है, जिसे हम पारंपरिक रूढ़ी प्रथा स्वशासन व्यवस्था कहते हैं, और हम उसे देमान गौटिया पंचायत और सामाजिक पंचायत के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि कोल आदिवासियों में पाई जाती है। इस कड़ी पे हम इस नए वीडियो पर जानेंगे कि हम कोल आदिवासियों की जो स्वशासन व्यवस्था है उसमें उनकी समाज को चलाने के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो किस प्रकार के लिए जाते हैं, और इनकी जो स्वशासन व्यवस्था है वो कौन कौन से निर्णय अपने समाज में बैठ करके लेते हैं, और कौन कौन से ऐसे मामले होते हैं जिनकी वो सुनवाई करते हैं, उनकी जांच करते हैं और फिर उस पर वो निर्णय लेते हैं, जिससे उनकी समाज का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है आज भी। तो जो भी साथी इस वीडियो में अभी जुड़े हैं और इस चैनल में जुड़े हैं, वो सब जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो कोल ट्राइब के आपको मिल सकें। तो सभी को एक बार फिर मेरा स्वागत अपने इस YouTube चैनल पर, द कोल ट्राइब चैनल पर स्वागत है। अभी पिछले वीडियो पर साथियों हमने जाना था कि कोल आदिवासी भाई अपनी समाज के संचालन करने के लिए अपने जो नियम कानून बनाते हैं वो किस प्रकार बनाते हैं। तो हमारे उसने पिछले वीडियो पे हमने ये जाना था। आज हम नए वीडियो पे जो जानेंगे उसमें यही है कि अब कोल आदिवासी भाई अपनी समाज को संचालन करने के लिए जब कोई घटना घटती है अपनी समाज के बीच में, तो उसमें वो कौन कौन से मामले की सुनवाई अपनी समाज में बैठ करके वो करते हैं। तो सबसे पहले होता है, इसमें 3-4 प्रकार के मैंने मामले की लिस्ट बनाई कि उसमें किस प्रकार के मामले आते हैं। तो पहला मामला होता है पारिवारिक मामले, उसके बाद सामाजिक मामले, फिर विवाह के मामले। तो पहला हो गया सामाजिक मामले, दूसरे हो गए नहीं पहला हो गया पारिवारिक मामले, दूसरे हो गए सामाजिक मामले, तीसरा हो गया अपने वैवाहिक मामले, चौथे फिर मृत्यु संस्कार के मामले। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसी में आगे जो भी ये जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो खास ये हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इस 3 मामलों में ही इनके जो मामले 3 प्रकार के मामलों में ही इनके समस्त प्रकार के मामले समाहित हैं। पारिवारिक मामले में हम जानेंगे कि पारिवारिक मामले में कौन कौन से मामले आते हैं। पारिवारिक मामले में पहला मामला कि जैसे भाई भाइयों की लड़ाई, अगर एक ही परिवार के हैं तो उसमें जब कभी कभार ऐसा होता है कि 2 भाई आपस में लड़ाई कर लेते हैं, तो ये पारिवारिक मामले होते हैं। दूसरा पति पत्नी के जो विवाद होते हैं वो भी पारिवारिक मामले, पिता पुत्र के भी कभी पारिवारिक मामले लड़ाई होती है, वो भी एक पारिवारिक मामले हो जाते हैं। जमीन बंटवारे के भी जो पारिवारिक मामले हैं इसमें ये मामले आते हैं। तो इनमें फर्स्ट क्या होता है कि इससे अगर जो भी पारिवारिक मामले होते हैं उसमें परिवार समाज के मुखिया डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि एक पारिवारिक मामला होता है तो हम लोगों का मानना है कि पारिवारिक मामला तो वो लोग बैठ करके आपस में सुलझा लेंगे। हाँ, इसमें सामाजिक मुखिया कब इंटरफेयर करते हैं कि जब उसी परिवार का कोई व्यक्ति सामाजिक मुखिया के पास शिकायत करता है कि सम्माननीय मालिक जी, मुझे मेरे परिवार के ऐसे ऐसे सदस्य ने मुझे ऐसा बोला है जिससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है, या मुझे उसके द्वारा कही गई कोई भी बात से मुझे आपत्ति है, अतः आप चल कर के मेरा एक फैसला कर दीजिए कि वो मेरे ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। तो इस पर क्या होता है कि फिर भी जो सामाजिक मुखिया होते हैं वो पंचायत नहीं बुलाते हैं, उनके घर जाते हैं या उनको उनके परिवार वालों को, मतलब जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है और जिसने इल्ज़ाम लगाया है, दोनों को अपने घर में बुला लेते हैं और उनको समझाते हैं कि यार देखो ये पारिवारिक मामले है, आप क्यों भी बार बार आप लड़ाई करते हैं। अगर पंचायत में ये बात जाएगी या समाज में बात जाएगी तो जो दोषी होगा उसके ऊपर जुर्माना लगेगा और उसको सज़ा भी मिलेगी। तो इस प्रकार से जो सामाजिक मुखिया होते हैं पारिवारिक मामलों को वो आपस में बैठ करके वहीं पर वो हल करने की कोशिश करते हैं। इसमें जितने भी पारिवारिक मामले होते हैं अधिकतर
वो घर पे आपस में ही बैठ करके सामाजिक मुखिया उसको निपटारा कर देते हैं। फिर भी यदि इस निपटारा करने के बाद अगर फिर से वो व्यक्ति बार बार यही हरकतें करता है और उसकी बार बार शिकायत आती है, तो फिर उसमें सामाजिक पंचायत बुलाई जाती है और उस सामाजिक पंचायत में बैठ करके उनका निर्णय लिया जाता है, और दोषी पाए जाने पर उसको आर्थिक दंड भी दिया जाता है, और उसको कभी कभी कुछ दिनों के लिए समाज से कुछ दिनों के लिए उसको बाहर कर दिया जाता है। और बाहर करने का मतलब ऐसा नहीं कि हम उसके साथ कोई संबंध तोड़ देते, नहीं, केवल उसके साथ केवल बोलना ही बंद किया जाता है। बाकी सभी प्रकार के उसके साथ बैठ करके हम लोग काम हम कर सकते हैं। केवल उसके साथ हम बोलना और प्लस खाना खाना जो होता है, जो सामाजिक खाना होता है, वो हम उसके साथ बैठ करके नहीं खाते। उसको एक सज़ा के तौर पे दिया जाता है, क्योंकि आप बार बार गलती कर रहे हो, समाज के समझाने पर भी आप समझ नहीं पा रहे हो, तो उसे कुछ टाइम के लिए इस सज़ा के तौर पर उसे बंद कर दिया जाता है। फिर जब उसे यह गलती का एहसास होता है तो फिर वह मालिक मुखिया पास आता है, अपनी गलती की माफ़ी मांगता है कि मालिक जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने जो सज़ा दी है उससे मैं अब वो हो गया हूँ, समझ में आ गया है मुझे कि मैंने क्या गलती की। अब मैं पूर्व में या भविष्य में अब मैं ऐसी किसी प्रकार की गलती नहीं करूँगा, तो आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। तो इसमें सामाजिक लोग बैठ करके फिर उसमें फैसला लेते हैं और उसकी गलती को माफ़ कर देते हैं, और उसे पुनः अपने सामाजिक दायरे में उसको ले आते हैं, और उसके साथ फिर हम लोग खाना और उठना बैठना फिर शुरू कर देते हैं। और ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता है, ज़्यादा महीने भर के लिए इस प्रकार का, या 10 दिन के लिए, जितने जल्दी वो उसके समझ में आ जाए इस प्रकार की रहता है। तो ये हो गए पारिवारिक मामले। अब दूसरा आता है सामाजिक मामले। सामाजिक मामले में क्या होता है कि जब एक अपने ही समाज का एक परिवार दूसरे परिवार से किसी प्रकार के झगड़ा कर लेता है ना, उसमें कई प्रकार के झगड़े, जैसे गाली गलौच देना, या बच्चों के कारण से लड़ाई हो जाना, या किसी बात के ऊपर लेकर के लड़ाई हो जाना। तो समाज में कई प्रकार के ऐसे मामले आ जाते हैं जो एक परिवार दूसरे परिवार से किसी भी बात से नाराज हो जाता है, और या उसे कोई यदि परेशान करता है अपने ही समाज का कोई व्यक्ति, तो वह अपने मालिक मुखिया के पास वो लोग आते हैं, और वह मालिक मुखिया से अपने कहते हैं कि मालिक जी हमें इस व्यक्ति के द्वारा ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, या हमें कहा जाए तो परेशान किया जाता है, अतः आप उसको डांट लगाइए, या उसको समाज समाज में बुला करके उसको ऐसे आर्थिक दंड दीजिए, या किसी भी प्रकार का उसको समझाने की कोशिश करिए। तो इसमें क्या होता है कि मालिक मुखिया क्या करते हैं कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा उसको अपने पास बुलाते हैं, अपने पास बुला करके उसको पहले तो समझाते हैं कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपको उस व्यक्ति से कि आप उसे परेशान कर रहे हो। तो फिर जब वह बात बताता है कि अगर मैं उसे क्यों परेशान कर रहा हूँ या ऐसा, तो मालिक मुखिया अगर लगता है कि नहीं इसकी गलती नहीं है, उसी व्यक्ति की गलती है जिसने शिकायत की है, तो उसको भी बुलाते हैं और उसकी भी बात आमने सामने बैठ करके सुनते हैं। फिर क्या होता है कि उसे दोनों को समझा देते हैं कि चलिए ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर ये मामला फिर से समाज में जाएगा, पंचायत में जाएगा, तो जो दोषी होगा उसके ऊपर आर्थिक दंड लगेगा, इसलिए ऐसी काम ना करें कि आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। इस प्रकार उनको मालिक मुखिया समझा करके उनको वापस मामले को शांत करा देते हैं। फिर क्या होता है कि जब भविष्य में फिर इसी प्रकार के उसी व्यक्ति के द्वारा फिर ऐसी गलती की जाती है, तो उसमें सीधे सीधे मालिक मुखिया क्या करते हैं कि फिर किसी की नहीं सुनाई होती, फिर सीधे पंचायत बुला दी जाती है कि आप आज बैठना, इस व्यक्ति के ऊपर हमको फैसला करना है, क्योंकि ये समाज के लोगों को बेवजह का परेशान कर रहा है। और जब पंचायत बैठती है तो फिर उसके ऊपर निर्णय ले लिया जाता है। तो कभी कभार उसको बुला कर के उसको फिर डांटा जाता है ना, कि भाई पिछली बार तुमको समझाया गया था, आप नहीं समझे हो, इसलिए हम आपके ऊपर इतने दिन का प्रतिबंध लगाते हैं और इतने रुपए का आपके ऊपर आर्थिक दंड लगाते हैं। फिर जिसके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जाता है फिर वो बोलता है कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। तो इस प्रकार से सभी प्रकार की उसकी बातें सुनी जाती है, उस जो अपने तरफ से वो गवाह पेश करता है उनकी भी बातें सुनी जाती है ना। तो इस प्रकार से जब मालिक मुखिया संतुष्ट हो जाते हैं तो उसको तो माफ़ कर दिया जाता है।
पर यदि संतुष्ट नहीं होते, उनको लगता है कि नहीं तुम्हारी ये आदत ही है इस प्रकार के आपको काम करने का, समाज के लोगों को परेशान करने का, तो फिर उसके ऊपर सभी लोग बैठ करके उसी पंचायत में उसके ऊपर या तो उसे आर्थिक दंड लगाया जाता है, इतना आर्थिक दंड लगा दिया जाता है कि फिर दोबारा उसके ये गलती करने से उसको कुछ समझ में आए, या उसे कुछ दिन के लिए सामाजिक तौर पे बाहर कर दिया जाता है कि आप बार बार समाज को परेशान कर रहे हैं, समाज के व्यक्तियों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए हम आपको कुछ टाइम के लिए बाहर कर रहे हैं। तो इसमें ये सभी प्रकार के निर्णय लेती है पंचायत, जो भी एक परिवार दूसरे परिवार से लड़ते हैं। तो जो परिवार दोषी पाया जाता है उसके ऊपर आर्थिक दंड लगाए जाते हैं और उन्हें समाज से कुछ दिन के लिए बाहर भी कर दिया जाता है। तो ये हो गए दूसरे मामले। तीसरा मामला आता है अपना विवाह का, जो हम विवाह करते हैं। तो जिस प्रकार जानते हैं कि विवाह अपने हर एक समाज में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, रीति रिवाज है, परंपरा, जिससे हमारी पीढ़ी चलती है, आने वाला हमारा भविष्य तय होता है। तो हम सभी समाज के लोग शादियां करते हैं। उसी प्रकार इसमें भी है। तो हम कोल आदिवासियों में कहा जाए तो बिना मालिक मुखियों के बिना कोई भी विवाह संभव नहीं है, क्योंकि बच्चे जब लड़का लड़की की देखा दिखाई जैसे हम लोग बोलते हैं घरेलू भाषा में, कि जब एक लड़का वाला लड़की के यहाँ देखने जाता है लड़की, तो अपने मालिक मुखिया को लेकर के ही वो जाता है। तो वहाँ जब जाते हैं तो लड़की वाले की तरफ से भी मालिक मुखिया आते हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती है। मतलब कहा जाए तो फिर वहाँ पे वो लड़की तरफ के मालिक मुखिया और इस तरफ के लड़के वालों के मालिक मुखिया के द्वारा ही बातचीत पूर्ण की जाती है, उन्हें कंप्लीट की जाती है। इसमें अब उसके माता पिता का कोई रोल काल नहीं रहता है, केवल उसमें जो भी अब रोल काल होता है वो वहाँ के मालिक मुखिया और यहाँ के मालिक मुखिया के बीच में होता है। तो इस प्रकार जब लड़की को देखा जाता है या लड़का को देखने आते हैं तो ये प्रक्रिया स्टार्ट से शुरू हो जाती है कि मालिक मुखिया के बिना यह प्रक्रिया नहीं होती है। इसके बाद जब विवाह की मतलब बारात, जब विवाह तय हो जाता है उसके बाद विवाह बारात की बारी आती है, तो भी जो परिवार में जो लड़के का पिता है वो अपने मालिक मुखिया को भी बोलता है कि मालिक जी आप चलिए, क्योंकि मेरे बच्चे की बारात जानी है, तो आप लोग तैयार होइए और मेरी बारात की देख रेख करिएगा। तो फिर यहाँ के मालिक मुखिया फिर लड़के के साथ जाते हैं और वहाँ के मालिक मुखिया के साथ बैठ कर के बाकायदा अपने सामने विवाह संपन्न कराते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से विवाह के भी जो भी मामले होते हैं, जितनी भी रस्में होती हैं, हमारे मालिक मुखिया अपने ही जवाबदारी लेकर के उस का विवाह कराते हैं। तभी हमारे समाज में कहा जाता है कि यदि किसी बच्चे के माता पिता नहीं हैं तो उसके लिए हमारी समाज हमेशा तैयार है, हमारे मालिक मुखिया जैसा भी हो हम उसका विवाह करेंगे। तो इस प्रकार से कहा जाए तो जो लड़का या लड़की के पिता हैं अपने बच्चों की समस्त जवाबदारियां जिम्मेदारियां अपने समाज के सामाजिक मुखियों पर सौंप देते हैं कि आज से यह बच्चा आपका है और इसकी शादी विवाह की जिम्मेदारी भी आपकी है और आप इसका करते हैं। और इसी प्रकार सामाजिक मुखिया भी बड़ी जवाबदारी के साथ उसके माता पिता को इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, निर्देश देते रहते हैं कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा कर लीजिए, इसको ऐसा कर लीजिए, ताकि आपका विवाह बिल्कुल सही संपन्न हो सके। तो ये हो गया अपना तीसरा जो मामले होते हैं। चौथे मामले आ जाते हैं अपने मृत्यु संस्कार से संबंधित, कि जब हमारे समाज में कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सभी सामाजिक मुखियाओं की देख रेख पर होते हैं, चाहे वो अंतिम संस्कार का मामला हो, फिर उसके 10 गात्र का मामला हो, या उसके अंतिम संस्कार में जो भी सामग्रियां लगनी हो या उसकी जो भी व्यवस्था बनानी हो, तो फिर पूरे सामाजिक मुखिया के देख रेख में ही होते हैं। जिसमें अगर उसे किसी प्रकार की परेशानी है, जैसे अभी तत्काल में कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है, जैसे लकड़ी की हो गई या कपड़ों की हो गई, या किसी भी प्रकार के जो उसके मेहमान आने हैं उनके खाना खाने की व्यवस्था के बारे में हो, या पानी की व्यवस्था हो, या वहाँ पे साफ़ सफाई, या जब दाह संस्कार करना तो वहाँ गड्ढे खोदने का, मतलब XYZ जो भी मृत्यु संस्कार में जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वो सभी हमारे मालिक मुखियों की देख रेख कर में ही होते हैं। इस प्रकार हमारे
जो भी मृत्यु संस्कार के मामले होते हैं हमारे मालिक मुखियाओं की देखरेख में ही होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि पांचवा मामला हो जाता है तलाक का, जैसे हम लोग आजकल की भाषा में तलाक कहते हैं, पर हमारे समाज में से छोड़ छुट्टी के नाम से भी जानते हैं कि छोड़ छुट्टी कराना है। तो यदि किसी को तलाक चाहिए अदर कास्टों में, तो वो कोर्ट कचहरी जाते हैं, जहाँ काफ़ी समय लग जाता है। और हमारे यहाँ पे जो आदिवासी कोल समाज में होता है छोड़ छुट्टी, हमारे सामाजिक मुखिया बैठ करके वो निर्णय ले लेते हैं। और ये बहुत ही रेयर मामले होते हैं ऐसे, क्योंकि हमारे समाज में इस प्रकार के मामले कभी कभार ही आते हैं। और जब ये आते हैं तो बाकायदा लड़के लड़की को बहुत समझाया जाता है कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, या ऐसा ठीक नहीं होता है। दोनों परिवार को बैठा के समझाया जाता है कि ये अगर आप ऐसा फैसला ले रहे हैं छोड़ छुट्टी का, तो वो सही नहीं है, इसमें अपने परिवार को परेशान होना पड़ेगा। जब सभी प्रकार से मालिक मुखिया लड़का लड़की के माता पिता को, उनके रिश्तेदारों को समझा देते हैं, उनको जानकारी देते हैं, जब वो लोग नहीं मानते, वो जब वो निर्णय ही ले लेते हैं कि नहीं, अब हम, जब लड़का लड़की निर्णय ही ले लेते हैं कि नहीं हम अब एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, तब हमारे मालिक मुखिया, लड़की तरफ के मालिक मुखिया और लड़के तरफ के मालिक मुखिया आपस में बैठ करके उनके माता पिता के सामने और गांव वालों के सामने सभी की रजामंदी से फिर उनकी छोड़ छुट्टी करा दी जाती है। और वो लिखित उन दोनों को दे दिया जाता है कि आज से आप दोनों अलग हैं, आप अपना जीवन फ्री होकर जी लीजिए, आप भी अपना जीवन फ्री होकर जी लीजिए, चाहे फिर आप कहीं भी शादी करें, आप एक दूसरे से आप फ्री हैं। तो हमारे कोल आदिवासियों में हमारे जो सामाजिक मालिक मुखिया होते हैं, उनके देख रेख में भी यह मामला बहुत ही आसानी से निपटा दिया जाता है। ये प्रक्रिया अभी मैं जितना बता रहा हूँ इतना आसान तो नहीं है, परंतु एक आपकी नॉलेजमेंट के लिए कि हम ऐसे मामले भी हमारी सामाजिक पंचायतों में निपटा दिए जाते हैं। फिर आता है मामला चोरी का। जिस प्रकार हर एक समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ एडवांस सोचते हैं, या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी के खेत में भी चोरी कर लेते हैं, किसी के घर में चोरी कर लेते हैं, या समाज का ही कोई ऐसा जो सामग्री होती है जो सार्वजनिक होती है अपने समाज की, उसी की चोरी हो जाती है। तो हमारे सामाजिक मुखियाओं को जिसके ऊपर शक होता है उसको बाकायदा पहले अकेले में बुला लिया जाता है कि भाई साहब आपके ऊपर ऐसा ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ऐसा सामान हमारे समाज का या तो गुम हुआ है, तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपने उसको रख लिया है या आपके द्वारा किसी को दे दिया गया है, तो क्या ये सत्य है? जब वह ये कह देता कि नहीं ये तो मैंने ऐसा कोई काम ऐसा नहीं किया जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो उस ऐसे बोलने पर उसे कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर बाकायदा नज़र रखी जाती है कि ये सही बोल रहा है कि नहीं। इस प्रकार लोगों को भी सूचित कर दिया जाता है कि चलिए इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, जब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता है, जब तक हम इसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। फिर जैसे अगर समय बीतता है, अगर हमारे सामाजिक मुखियाओं को ऐसा लगता है कि नहीं इसने यही किया, उसको उनको जब उनको सबूत मिल जाता है, उनको गवाह मिल जाता है, फिर सामाजिक बैठक बुलाई जाती है। फिर उस व्यक्ति को बुलाकर भरी पंचायत में उनको फिर सबके सामने पूछा जाता है कि क्या आपने ऐसा किया है, यदि किया है तो क्यों किया है। जब वो व्यक्ति बोल देता है कि मैंने नहीं किया है, ये मेरे गवाह हैं, तो उन गवाहों से भी पूछा जाता है क्या ये व्यक्ति सही बोल रहा है। जब कोई व्यक्ति ऐसे निर्णय में नहीं पहुंच पाते कि ये सही बोला है कि झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, तो हमारे समाज में एक होते हैं भूइहार पंडा, जिसे हम लोग पंडा बोलते हैं, जो हमारे सभी धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं समाज के, वो उसको वो निर्वाह करते हैं, उनकी देख रेख में होता है। जो हमने अपने पिछली वीडियो पे इनके मालिक मुखिया के जो जो भी पद हैं और जो जो काम है उसके विषय में हमने चर्चा करी थी, तो उसी में ये भूइहार होते हैं, जैसे हम पंडा पुजेरी बोलते हैं। तो इनको बुलाया जाता है क्योंकि हर बैठक में तो उपस्थित होते ही हैं, तो इनको ये कह दिया जाता है कि आप इनसे अब अपने देवी देवताओं की कसम खिलाइए। अगर ये कसम खा लेते हैं तो मतलब ये सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे में यह मानता है हम कोल आदिवासियों में कि हम लोग अपने देवी देवताओं की झूठी कसम नहीं खाते हैं, क्योंकि
अगर हम अपने देवी देवताओं की झूठी कसम खाएंगे तो वो लोग हमको सज़ा देंगे यदि हम झूठी कसम खाएंगे। उनके द्वारा हमारे परिवार को, हमारे सभी लोगों को दंड दिया जाएगा। इसलिए हम लोग कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं पंचायतों में। तो इस प्रकार जो हमारे समाज का भूमिहार होता है वो उस व्यक्ति से देवी को सुमर के वो कसम खिलाता है कि आप इसमें हाथ रख के कसम खाइए कि आपने ये नहीं चोरी की है या आपने ऐसा नहीं गुमाया है। जब वह व्यक्ति यदि कसम खा लेता है तो पंचायत इस बात से तसल्ली कर लेती है कि नहीं, इस व्यक्ति ने अपने देवी देवताओं की कसम खाई है और यह झूठी कसम नहीं खा सकता है, इसलिए इसको इस मामले से बरी किया जाता है। हाँ, फिर जब कभी ऐसी बात आती है, जब उसको समाज को देखो पुख्ता सबूत मिल जाते हैं, जब गवाह मिल जाते हैं, तब उसके ऊपर फिर वह इल्ज़ाम लगा करके उसके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जाता है क्योंकि आपने झूठ बोला है और आपने भरी सभा में आपने समाज के सामने झूठ बोला है, तो आप हमारे साथ रहने के लायक नहीं हो। और उसे भी कुछ समय के लिए समाज से उसे क्या करते हैं, कुछ समय के लिए उसको बंद कर देते हैं। और इस प्रकार से यह चोरी का भी मामला हमारी समाज निपटा लेती है। इसके बाद एक मामला आता है कि जब यदि कोई व्यक्ति, जैसे हमारा कोई रिश्तेदार इस गांव में आकर रह रहा हो, तो वह इस गांव का वो सामाजिक सदस्य नहीं कहलाता, वो केवल मेहमान कहलाता है। जब तक कि वह व्यक्ति हमारी समाज के मालिक मुखिया से रिक्वेस्ट न करे कि मालिक जी, मैं इस गांव में काफ़ी दिन से रह रहा हूं और आपके साथ मेरा उठना बैठना हो रहा है, मेरा सब कुछ आपके साथ हो रहा है, पर मेरे सामाजिक संबंध इस गांव में अच्छे से नहीं हो रहे हैं। क्योंकि हमारे में क्या होता है कि हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति जब तक सामाजिक सदस्य नहीं बनता तो हम उसको जो विवाह के भोज होते हैं उसमें हम नहीं उनको बुलाते, और जो 10 गात्र का भोज होता है उसमें हम उसको नहीं बुलाते। अन्य जो सभी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं हम उस पर बुला तो लेते हैं, पर विवाह का जो भोज होता है हम उसे नहीं बुलाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब काफ़ी दिन से हमारे साथ हमारे यहाँ रहता है हमारे गांव में, तो वह अपने रिश्तेदारों से ही बोलता है कि मैं यहाँ बहुत दिन से रह रहा हूँ, अतः आप और मैं यहीं रहूँगा, यहीं का सदस्य बनना चाहता हूँ, इसी गांव की समाज का सदस्य बनना चाहता हूँ। तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं उसी गांव में, वो अपने सामाजिक मुखिया के घर जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं ये काफ़ी दिन से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ के सदस्य बनना चाहते हैं, अतः आप इनको अपने समाज में सम्मिलित कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि सामाजिक मुखिया फिर अपनी सामाजिक पंचायत बुलाते हैं, सामाजिक बैठक बुलाते हैं और सभी के सामने ये उनको बताया जाता है कि यह हमारे गांव की सामाजिक सदस्यता लेना चाहते हैं, तो आप यदि सभी लोग सहमत हों तो हम इनको यहाँ का सामाजिक सदस्य बना लेते हैं। जब यह प्रक्रिया होती है तो एक छोटे सा उनको काम करना पड़ता है कि उनको समाज को एक भोजन खिलाना पड़ता है, सामाजिक भोज कराना पड़ता है। इस प्रकार से जब वो अगर सामाजिक भोज करा देते हैं तो वो अब जब सामाजिक भोजन कराने के बाद वो इस गांव के वो सामाजिक सदस्य बन जाते हैं और उनको फिर अपने समाज के जो भी जिसके घर में जिस भी प्रकार का कार्य होगा, चाहे विवाह के हों, चाहे मृत्यु के हों या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, तो उनको वह बुलाना वो शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का ये हमारे मामले होते हैं जो हम अपने समाज में, हम अपने गांव में नए सदस्य जोड़ते हैं। इसके बाद जो एक मामले होते हैं, जब से हमने भी बताया कि कुछ लोगों को हम किस मामले में, किसी मामले में उनको कुछ समय के लिए हम उनको बंद कर देते हैं या उनसे हमारा खाना पीना नहीं होता है। पर जब उनको अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर वो अपने मालिक मुखिया के पास आते हैं कि सम्माननीय, आपने जो मुझे सज़ा दी है मैं उसको अपने सिरोधार करता हूँ, मानता हूँ, और मैं अपनी गलती मानते हुए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी समाज में सम्मिलित फिर से कर लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ही परेशानी होती है, आप लोगों के साथ मैं नहीं रह रहा हूँ और अकेले रहते हुए मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर सामाजिक मुखिया क्या करते हैं कि फिर वो सामाजिक बैठक फिर से बुलाते हैं और उनको बुलाते हैं पंचायत में, सामाजिक बैठक में बुलाते हैं। फिर वह व्यक्ति सभी से माफ़ी मांगता है और ये कहता है कि आज के बाद मेरे से अब कोई ऐसे इस प्रकार की गलती नहीं होगी, अतः आप सभी लोग मुझे माफ़ करें। तो जब समाज के लोग ये उससे कसम खिला लेते हैं या उसको बार बार बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारी ये आदत है,
तुम हमारी बात को नहीं मानते हो, यहाँ से माफ़ी मांग के चले जाते हो। वो तो सभी प्रकार के, कई प्रकार के आर्गुमेंट होते हैं, लोग उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, पर जब वो माफ़ी ही मांग लेता है तो फिर हमारी समाज उसको माफ़ कर देती है और उसे पुनः अपने समाज में वो सम्मिलित कर लेती है। तो इस प्रकार साथियों हमारे जो समाज के मालिक मुखिया होते हैं वो कई तरह के अपने फैसले अपने समाज में बैठ करके वो फैसले लेते हैं और अपनी समाज का सही ढंग से संचालन वो करते हैं। और ये जो नियम बनाए गए हैं ये कोई अभी की नहीं है, हमारे पुरखों ने सदियों पहले बनाए हैं और उन्हीं के बनाए हुए नियमों को साक्षी मानकर हमारे मालिक मुखिया आज वो फैसला आज भी करते आ रहे हैं। और हमारे समाज के लोग अपने सामाजिक मुखियाओं के फैसले को सिरोधर मानते हैं, क्योंकि उनका अभी ऐसा विश्वास है कि ये जो फैसला कर रहे हैं ये हमारे पुरखों के बनाई परंपरा को साक्षी मानकर फैसला कर रहे हैं। और ये जो नियम बने हैं ये हमारे पुरखों ने बनाए हैं और इनके पुरखों ने, हम सब के पुरखों ने मिलकर यह परंपरा बनाई है। अतः ऐसी परंपरा को हम लोग नहीं तोड़ सकते और अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हमारे पुरखे हमारे ऊपर नाराज होंगे। तो साथियों इसी के तहत हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि इस वीडियो पे हमने कोल आदिवासियों के द्वारा जो भी निर्णय, सामाजिक निर्णय लिए जाते हैं अपनी समाज को संचालन करने के लिए, अपनी समाज को अच्छी तरह से निर्देश करने के लिए, तो इस तरह से आप इस वीडियो पर जान सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि आपको कोल आदिवासियों की जो स्वशासन व्यवस्था है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो सके। और कमेंट ज़रूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन हो। नमस्कार।